नमस्कार, मी ज्ञानदा कदम. माझा कट्ट्यावरती आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. आपल्या देशामध्ये 29 राज्य आहेत. जवळपास 750 भाषा आपल्या देशामध्ये बोलल्या जातात. शेकडो जाती धर्माचे लोक आपल्या देशामध्ये एकाच जमिनीवरती एकत्र नांदतात. हे खरं तर संपूर्ण जगाला हेवा वाटावं असं आपल्या देशाचं मोठं वैशिष्ट्य म्हणावं लागेल. आणि म्हणूनच इथल्या लोकशाहीमध्ये अस्तित्वात असलेल्या राजकीय पक्षांची संख्या जर का मोजायची झाली तर ती साधारणतः 800च्या घरामध्ये वगैरे जाते. परंतु गेल्या 65 वर्षांच्या प्रस्थापित राजकारणाला छेद देत एक पक्ष सध्या सगळ्यांचीच डोकेदुखी बनलेला आहे, ज्याचं नाव आहे ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल ए मुस्लिमीन अर्थात MIM. आणि महाराष्ट्र विधानसभेमध्ये MIMनं 2 जागा जिंकल्या आणि हा पक्ष सगळ्यांच्याच नजरेमध्ये आला. परंतु त्याहीपेक्षा अधिक चर्चा रंगते ती ओबीसी बंधूंच्या प्रक्षोभक आणि भडकाऊ भाषणांची. वांद्र्याची पोटनिवडणूक सध्या चांगलीच रंगात आलेली आहे आणि येत्या 1.5 वर्षामध्ये साधारणतः 15 महानगरपालिकांच्या निवडणुका महाराष्ट्रामध्ये होत आहेत. आणि या सगळ्याच्या पार्श्वभूमीवरती MIMचे प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी आज माझ्याच्या कट्ट्यावरती आलेत. आपका बहुत बहुत स्वागत है. हम सबके मन में बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन हम शुरुआत करते हैं राजीव सर से. असं आहे, खरं तर आपल्या सगळ्यांनाच त्यांच्याशी मराठीमधून त्यांना प्रश्न विचारायला आवडले असते आणि ते आहेत हैदराबादचे. त्यामुळं अशी सगळ्यांचीच आपली धारणा आहे की हैदराबादी माणसाला मराठी थोडं ना थोडं तरी कळतं, त्यामुळं त्यांना प्रश्न मराठीतून विचारावेत अशी खरं कल्पना होती. पण जरी ते मूळचे नांदेडचे असले तरी सुद्धा त्यांनी असं सांगितलं की आता त्यांना मराठी काहीच समजणार नाही आणि त्याच्यामुळं प्रश्न आपण हिंदीतून विचारूया म्हणून. असदुद्दीन जी, आपका नांदेड़ से महाराष्ट्र से जो रिश्ता है वो कब का है और वो कैसे छूट गया आपका नांदेड़ के साथ जो रिश्ता था वो? जी, हमारे फैमिली में जो हमारे वालिद थे, मेरे लेट फादर थे, उनके ग्रैंडफादर नांदेड़ में रहते थे. नांदेड़ से उनका ताल्लुक़ रहा है और वहाँ पर उनकी बहुत बड़ी ड्योढ़ी भी थी. अब उसके बाद हालात और वक्त के लिहाज से वो लोग आगे बढ़ते बढ़ते हैदराबाद की तरफ आ गए, क्योंकि उस ज़माने में नांदेड़ हैदराबाद स्टेट का हिस्सा होता था. आप जब प्राइवेटली जब हम बात कर रहे थे, आप बहुत अच्छा, बहुत मीठा आपकी ज़ुबान है. पार्लियामेंट में तो आपको संसद रत्न का से सम्मानित किया गया है. बहुत ही आप स्टडीड आपके भाषण वहाँ के होते हैं. लेकिन ऐसा क्या हो जाता है, मेरे समझ में नहीं आता कि जब आप स्टेज पे जाते हैं तो मतलब आपके अंदर कुछ आ जाता है कि जैसे एकदम आग लगा देते हैं. ये क्यों होता है ऐसा? नहीं सर, मैं तो नॉर्मल हूँ, ऐसा कुछ नहीं. आप ऐसा बना के पेश कर रहे हैं मुझे कि अचानक कुछ मुझे हो जाता है कि इनक्रेडिबल हल्क की तरह मैं गुजरता जाता हूँ. ऐसा कुछ भी नहीं है सर. तो मैं अपनी बात रखता हूँ और आपको पूरा इख्तियार है, राइट है कि आप मेरी बात से मुत्तफिक ना हो. और देखिए, ये इल्ज़ाम हम पे लगाया जाता है. मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, आपके तमाम यहाँ पर कलीग्स भी हैं. पिछले 6 महीने पहले असेंबली इलेक्शन हुआ महाराष्ट्र में. मेरे 23 से 25 सभाएं हुई. एक भी मुझे इलेक्शन कमीशन नोटिस नहीं आया. हमारे अपोनेंट्स कंप्लेन नहीं किए कि इसने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन किया. न पुलिस मुझ पर केस बुक करी. और जितने जगहों, जितने मुकामात पर मैं गया, 24-23 में से 10 जगह पर पुलिस मुझे 143(1) नोटिस देती थी, जबकि कोड ऑफ कंडक्ट में उनको इलेक्शन कमीशन से परमिशन लेना पड़ा. मैं नोटिस लेता रहा. यकीनन हम जो बात बोलते हैं आपको पसंद नहीं आती होगी या किसी को ऑब्जेक्शन होगा, तो ठीक है, वो हमारा डेमोक्रेटिक राइट है. मगर मैं कौन सी बात बोलूं या ना बोलूं, मुझे तो किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है. ये एक मेरा डेमोक्रेटिक राइट है और कॉन्स्टिट्यूशन मुझे इस बात की इजाज़त देता है और मैं अपनी बात रखता हूं. तो हमने देखा है ये कि जब पिछले 6 महीने से आपने भी अभी कहा कि 6 महीने से आप जो महाराष्ट्र में आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र में आप बहुत ही सेंसिटिवली जो इश्यूज है उसको लोगों के सामने रख रहे हैं. लेकिन महाराष्ट्र से बाहर जाते हैं तो फिर वो हो जाता है जो आप जिसके लिए माहिर है. नहीं सर, महाराष्ट्र के बाहर भी मुझे बताइए कि क्या हुआ महाराष्ट्र में. मैं उत्तर प्रदेश में 7 मरतबा परमिशन डिनाई किया गया. मुझे परमिशन देकर कैंसिल किया जाता. और कैसा करते? फ्राइडे के दिन कैंसिल करते. क्यों करते? आपका जो इतिहास है, आपकी जो हिस्ट्री है आज तक की, उसका कारण तो यही, कुछ तो कारण होगा ना कि क्यों ये होता है. सर देखिए, मैं एक पॉलिटिशियन हूँ और पॉलिटिकल एक्टिविटी में मुझ पर केसेस बुक हुए हैं और मैं
उसका इलेक्शन कमीशन को और आरटीआई के जरिए सबको मालूम होता है। मगर एक क्रिमिनल केस मेरा बता दीजिए जो मुझ पर चल रहा है, इंडिविजुअली मुझ पर, जिस पर मेरी स्पीच के ऊपर केस बुक हुआ है। ठीक है, हम केस चल रहे हैं, एक्टिविटीज हैं, वो धरना दिए, ये करे, ठीक है, वो भी नहीं होना चाहिए था। मगर रोकना किसी को कि नहीं आप आना ही नहीं। अभी आपने कहा कि मुझे संसद रत्न से नवाजा गया, दिया गया। मैं हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में अपनी बात को रख सकता हूं, मगर उत्तर प्रदेश में नहीं रख सकता हूं, कर्नाटक बेंगलुरु में नहीं रख सकता हूं। अच्छा, और एक बात देख, तीसरी बात, महाराष्ट्र में भी जब इलेक्शन होता है तो हमको कोई नहीं रोकता। इलेक्शन क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट है, ईसीआई के अंडर है। अब जैसा ही इलेक्शन खत्म हो जाता वो बोलते नहीं अभी क्यों आते आप, अभी सोचेंगे, देखेंगे, वो परसों देखेंगे। अरे हम बायकुला से हमारा एमएलए इलेक्शन जीता, हम पब्लिक का थैंक्स करने के लिए आ रहे थे, परमिशन नहीं दिया गया हमको। अब कैसे हम आ रहे हैं, आके बांड्रा ईस्ट में कैंपेन कर रहे हैं। तो यही हम बताना चाह रहे हैं कि सेलेक्टिव जो चीजें होती हैं इससे गलत मैसेज जाता है। नहीं, लेकिन अभी जो आपको परमिशन मिल रही है इसीलिए तो कांग्रेस के नेता बोलते हैं कि ये तो जब आप आएंगे मुस्लिमों को कुछ आह्वान करेंगे, उनसे कुछ बोलेंगे, उनके वोट अगर आपके साथ गए तो उससे तो फायदा बीजेपी का है। और इसीलिए वो कहते आए हैं कि ये बीजेपी का बी टीम है जो मुसलमानों के वोट तोड़ने के लिए यहाँ आई है ये पार्टी, और जिसका मकसद यहाँ बीजेपी को जितवाना है। सर, मैं 2004 से 2012 तक यूपीए का साथ दिया। जब मैं भड़काऊ नहीं था, जब मैं कम्युनल नहीं था, 2012 में मैं यूपीए से निकल गया तो इनके लिए मैं खराब हो गया। चलिए इनकी बात मान लिया जाए कि सही कह रहे हैं। महाराष्ट्र में 42 पार्लियामेंट सीट्स कैसा जीत गई बीजेपी शिवसेना, मैं तो नहीं खड़ा किया। तीसरी बात यह है कि 288 सीट्स में 24 सीट पर मैं खड़ा किया, जिसमें से 5 नॉन मुस्लिम थे। 1 करोड़ नाम मुसलमानों के वोटर लिस्ट में है। मान लीजिए कि पूरे 5,24,000 जो वोट मिले मुझे 24 कैंडिडेट के, पूरे मुसलमान थे। मेरा सवाल यह है कि भैया 55 लाख वोट कौन खा गया फिर? मुझे तो नहीं मिले, 55 लाख तो आपको मिले। और सबसे अहम बात जो मैं आप तमाम को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, हो सकता है कि आप एग्री करें ना करें। देखिए, कांग्रेस सेकुलर पार्टियों से मराठा वोट चला गया, ओबीसी वोट चला गया, दलित वोट चला गया, तभी तो जाकर इनको 42 पार्लियामेंट सीट्स में पावर मिला। वो उसकी बात नहीं करते। और जब मुसलमान एक ऑल्टरनेटिव और दलित एक ऑल्टरनेटिव को देखता है, इमीडिएटली ये क्वेश्चन आता है, ये देखो ये इनका साथ दे रहे, उनका सेकुलर। कोई देखिए, क्या ये लोग दुकान खोल के बैठे हैं नोटरी की कि यही स्टैंप लगाएंगे तो सेकुलर? अफसोस इस बात का है कि हमारी डेमोक्रेसी जमहूरियत में मुझे नेशनलिज्म का सर्टिफिकेट लेने के लिए शिवसेना बीजेपी के लिए जाना पड़ेगा, सेकुलर सर्टिफिकेट लेने के लिए कांग्रेस राष्ट्रवादी के जाना पड़ेगा। मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा, मुझे अपना राइट है। वो पुकारते रहे, अरे नाच ना जाने तो आंगन टेढ़ा। अरे भाई, आपके लोग छोड़ के चले गए आपको, आपकी हालत इतनी बुरी हो गई। कभी तो ये देखो, ठीक है आप मुझे हेट करो, बीजेपी शिवसेना और इनको ओवैसी हेट में माहिर हैं लोग, हेट करते रहिए, मगर कब तक ये बाजा बजाएंगे? इनको गवर्नेंस करना पड़ेगा, पावर में है, इनको वायबल अपोजिशन बनना पड़ेगा। आपको पब्लिक के इमेजिनेशन को कैच करना पड़ेगा। वो टोटली अपने काम में फेल हो रहे हैं। अब कल इनके घर में अगर मुर्गी अंडा नहीं देगी तो बोलेंगे नहीं वो वहां भड़काऊ भाषण दिया था इसलिए अंडा नहीं दी। ये क्या बात है? देखिए, हम यही तो कह रहे हैं कि ये चीजें हैं, ये रियलिटी है, तो इनको समझने की जरूरत है। नहीं, आपने अभी कहा कि वो हेट करते हैं, लेकिन हेट करने लायक जो भाषण है या सभाओं में आप भी तो बात करते हैं, आप भी तो हेट के ऊपर ही आपकी पॉलिटिक्स भी करते हैं। हेट कौन सी बात है मुझे बताइए। मैं आज यहाँ पर आपके दरमियान में बैठा हूँ, प्लीज मुझे आप स्क्रूटनाइज करिए, मुझे ग्रिल करिए और बोलिए कि तुम ये बोले थे इस जगह पर। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ क्या था वो, आप पूछिए मुझसे। नहीं, ऐसा है, मैं तो आपके सामने बैठा हूं ना सर। नहीं, ऐसा है कि मेरे पास तो पूरी लिस्ट नहीं, है। आप पूरी लिस्ट और नहीं, ऐसा है कि सर मैं इतना होशियार नहीं हूं, मगर थोड़ा मेरा जहन काम करता है। मेरे जहन में जो है मैं आपको बताऊंगा, मुझे याद रहता है मैं जो बोला। और अगर मैं डिनाई भी नहीं कर सकता आज के जमाने में, और इतना बड़ा आपका
एबीपी चैनल है, आप दिखा देंगे, तुम बोले थे इनकार करें। आप पूछिए मुझसे। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास तो लिस्ट है। नहीं, आप पूछिए। मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज पूछिए। लिस्ट है तो आप पूछिए। नहीं, आपने बीच में मतलब इसमें तो आपके और अकबरुद्दीन दोनों के ऐसा है कि उनको आप अलग नहीं कर सकते। एक तो वो आपके भाई भी है और दूसरे आपके पार्टी के एक सीनियर लीडर भी है। मैं हरगिज अलग नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके प्रोग्राम से जाऊंगा नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी मेरा टीवी इंटरव्यू बगैर अकबर नामे के कंप्लीट नहीं होता। आप पूछिए। नहीं, ऐसा है। नहीं, मैं पूछिए। हाँ, मैं पूछता हूँ ना कि अब ये जो स्टेटमेंट्स है, अगर आप कहते हैं कि ये भड़काऊ नहीं है, तो आप फिर मुझे और महाराष्ट्र को बताइए कि ये भड़काऊ नहीं। तो पहले आप मेरे से शुरुआत कर लीजिए, मैं बड़ा भाई हूँ, पहले मुझसे कर लीजिए। ऐसा है कि मतलब रिसेंटली आपने मोदी के बारे में जो पार्लियामेंट में उल्टा सीधा कहा था, उसके बाद अभी एक बात पार्लियामेंट में कहा था ना, आई एम प्रोटेक्टेड बाय पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। पार्लियामेंट में अगर मैं गलत कहा था तो स्पीकर को बोलना था निकालो इसको, ये अनपार्लियामेंट्री है, ये वायलेट करता है पार्लियामेंट के एथिक्स को, प्रोसीजर को। किसी ने किया सर? कोई नहीं किया। और जब कभी मैं पार्लियामेंट में खड़ा होता हूं तो ये लोग पुकारना शुरू कर देते। माने मैं जब खड़ा होता हूं तो उनको लगता है कि इनका कोई बड़ा दुश्मन खड़ा हो गया। मगर इसके बावजूद भी कहता हूं, अगर मैं पार्लियामेंट में कह सकता हूं और उस पर किसी को आपत्ति नहीं हुई, और वो स्पीकर ने उसको, कस्टोडियन ऑफ पार्लियामेंट स्पीकर है, और स्पीकर ने उसको खारिज नहीं किया, तो आपको क्यों ऑब्जेक्शन हो रहा है, मुझे बताइए। नहीं, मैं ये कह रहा हूं पार्लियामेंट का ऑब्जेक्शन आप नहीं कर सकते सर, आप, क्योंकि स्पीकर ने उसको रिकॉर्ड से नहीं निकाला। मैंने दूसरा ये है कि आपने रिसेंटली कहा कि जो बच्चा पैदा होता है वो सारे मुसलमान हैं। तो ये क्या बात है? ये मेरा देखिए, आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक फंडामेंटल राइट है। मेरी पूरी स्पीच आप सुनिए कि हाँ मैंने कहा, आज भी कहने तैयार हूं और कहता रहूंगा। मगर मैं ये भी कहा कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसको मानो आप, ये मेरे थिंकिंग है, ये मेरा रिलीजन की टीचिंग्स है। आप नहीं मानते मत मानिए सर, मैं क्या कह रहा हूं। मैं तो आपको नहीं बोल रहा हूं ना कि तुम्हारी घर वापसी कराऊंगा। मैं तो आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि तुम नहीं माने तो फिर तुम हिंदुस्तान नहीं के बाइज़्ज़त शहरी नहीं हो। मैं तो ये नहीं कह रहा हूं ना कि यही मेरा मजहब है, दूसरे के बाहर के मजहब हिंदुस्तान के नहीं है तो उनको कोई इज्जत मत करो। मैं अपने मजहब को नेशनलिज्म से नहीं जोड़ रहा हूं सर। मैं यकीनन एक प्राउड मुसलमान हूं, मगर एक प्राउड इंडियन मुस्लिम हूं मैं, और मुझे इस बात का फख्र है। मगर ये बोलना कि नहीं आप अपने रिलीजन की बात मत करो, नहीं करते सर। अगर आप ये कहेंगे कि मुझे मेरे मजहब से प्रेम है तो ठीक है, लेकिन आप अगर इसके लिए ये कहेंगे कि सलमान रश्दी और तस्लीमा नसरीन को बिहेड कर दो क्योंकि उसका फतवा निकला है, तो ये क्या? मैंने नहीं कहा, आपके भाई ने कहा, आपके पार्टी के सीनियर लीडर ने नहीं कहा। आप दिखा दीजिए, आप वीडियो दिखाइए। हमेशा जहां कहीं भी जाता हूं, सुनिए सर, ये मैं जहां कहीं जाता हूं कि उन्होंने कहा, कहां भाई बताइए आप। यूट्यूब से कोई बात छुपने वाली नहीं है, कोई आपकी क्लिपिंग छुपने वाली नहीं है। लोग 20-20 साल पुरानी क्लिपिंग लाके दिखा देते, कहां उन्होंने। नहीं, ऐसा है कि हम अपोज किए, यकीनन हम एजिटेट किए। मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो लिबरल फंडामेंटलिस्ट लोग हैं, उनको बड़ी खुशी होती है सलमान रश्दी और तस्लीमा नसरीन को लेकर। तो उनको अधिकार नहीं है। उनको, आपको अगर अधिकार है, मुझे अधिकार नहीं है। नहीं, आपको अधिकार नहीं है। अगर आपको अधिकार है तो उनको अधिकार नहीं है। बिल्कुल सही है। लिखिए आप मैं सुनिए, लिखिए आप 295 इस्तेमाल क्यों नहीं होता? अगर उनको लिखने का इख्तियार है, उनको बोलने का इख्तियार है, तो फिर आईपीसी 295 निकाल दीजिए, 153A निकाल दीजिए। ये सेलेक्टिव यूसेज, महाराष्ट्र में एक बहुत बड़े लीडर थे जो इस दुनिया में नहीं है, जो बोलते थे मुसलमान लड्डे हैं, उनके ऊपर कोई केस बुक हुआ? आप तमाम चैनलों ने उनका अंतिम संस्कार लाइव टेलीकास्ट किया। जो लोग कहते थे कि एक धक्का और दो, उनको अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि आग किसने लगाई थी, इस धरती को समताल होना पड़ेगा। आप उनको भारत रत्न से नवाज दिए। हम यही बोल रहे हैं कि अगर आप मुझे मुजरिम खड़ा कर रहे हैं, जो आपको इख्तियार नहीं है, तो आप सबको एक लाइन में खड़ा करिए और इन सबको बताइए कि इन्होंने भी कहा था। अच्छा, हरामजादा रामजादा कौन कहता है? सोनिया गांधी की मैं बेहद इज्जत करता हूं, हम पॉलिटिकल अपोनेंट है, मगर किसने कह दिया उनको? सर कितने बातें हैं। तो अगर कोई गलत करता है तो मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा हूं कि 2 wrongs don't make a right। ऐसा है कि अब मैं तो डिटेल्स इसमें देता हूं। 12 दिसंबर 2012 अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा भाग्य लक्ष्मी और भाग्य क्या है, लक्ष्मी क्या है, और उनके बारे में क्या कहना चाहिए, क्या बोलना चाहिए। 8 दिसंबर
उन्होंने फिर एक बार भाग्य लक्ष्मी टेम्पल के बारे में बोला। बहुत सारे ऐसे, मतलब ऐसा है कि हर एक आप मुझे इजाजत देंगे सर खांडेकर साहब, 1 मिनट। हिंदू अखबार की तो क्रेडिबिलिटी आप मानते हैं? मैं हिंदू अखबार की ही क्रेडिबिलिटी, अच्छा, उसी से कोट करके दे रहा हूं। सुनिए सर, हिंदू अखबार ने अपने फ्रंट पेज के ऊपर 1965 की एक फोटो चार मीनार की डाली। 1965 की एक फोटो उन्होंने अपने आर्काइव से निकाल कर डाली। वहां पर आप देख लीजिए चार मीनार के तरफ क्या था। क्या चार मीनार के तरफ घोड़े फिर रहे थे? क्या चार मीनार के तरफ कोई गिल्ली डंडा खेल रहा था? आप देख लीजिए फोटो, उसके बाद आप बोलिए। अच्छा, रहा सवाल अकबर के खिलाफ जो बातें हैं वो कोर्ट में जेर दौरान है। मुझे पूरा यकीन है कि हमारी अदालत इंसाफ करेगी। हमारी अदालत, वो 2 महीने जेल में थे, 2 महीने जेल में थे और बेल पर निकले। कौन सा ऐसा लीडर है हिंदुस्तान में जो जेल को गया अपनी स्पीच के ऊपर? जब वरुण गांधी को हमारी कोर्ट ने इंसाफ किया, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी कोर्ट भी इंसाफ करेगी। बताइए सर, इतने लोग 10 महीने में जब से नई गवर्नमेंट आई, क्या क्या बातें नहीं कह रहे हैं, क्या क्या बातें नहीं कह रहे हैं। सर, जेल तो जाना दूर की बात, उनको केस बुक भी नहीं करते, केस नहीं बुक होता। उनको भी सजा होनी चाहिए, उसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल होनी लेकिन चाहिए, अगर कोई बिल्कुल सजा तो कोर्ट देगा, कम से कम केस तो बुक कर सकते हैं आप। और अगर ऐसा है कि अगर कोई हिंदू लीडर या कोई भी लीडर किसी भी धर्म के बारे में बोले, क्यों कोई किसी धर्म का, कोई आम आदमी भी मजाक नहीं करना चाहिए दूसरे धर्म का। तो अगर आपके पार्टी का एक सीनियर लीडर और जो आपका भाई भी है, अगर पब्लिक मीटिंग में किसी धर्म के बारे में, किसी मूर्तियों के बारे में, किसी देवताओं के बारे में उनका मजाक उड़ाए, क्या सही है ये? सर, किसी को भी किसी के मजहब के खिलाफ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं इस बात को नहीं मानता। मैं आपसे खुलकर कह रहा हूं कि मैं किसी मजहब का, ना मैं ना मेरी पार्टी, सुनिए सर मुझे कंप्लीट कर रही है, हम किसी मजहब के खिलाफ नहीं हैं। यकीनन हम इस्लाम और इस्लाम के फेथ को मानने वाले हैं, मगर इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि हम किसी मजहब के खिलाफ हैं। रहा सवाल अकबर का, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए सर, कोर्ट में फैसला आ जाएगा, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कोर्ट जो फैसला आ जाएगा आपके और मेरे सामने आ जाएगा। सर अब ये मेरा सवाल आपसे, मेरा सवाल एक छोटा सा आप जज तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल आप नहीं। कट्टा के जज जरूर हैं, नहीं, आप सुप्रीम जज हैं, मगर यहाँ कन्विक्शन मत दीजिए, कन्विक्शन मत दीजिए। मैं सिर्फ लोगों के मन में जो सवाल है, मैं जज भी नहीं हूँ। अगर चाहे तो मुझे वकील कहिए, मैं जज नहीं हूँ, लेकिन लोगों के मन में जो सवाल है वो तो मुझे आपके सामने रखने पड़ेंगे। लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब को ये मालूम नहीं कि उनका भाई, उनका एक सीनियर लीडर क्या बोल रहा है, क्या वो जो बोले हैं वो सही बोले कि गलत बोले, इसका फैसला वो कोर्ट के आने के बाद तक उनको इंतजार है। क्या वो उनको ये नहीं समझा सकते? क्या उसकी वीडियो क्लिपिंग्स अवेलेबल नहीं है? क्या इसके वीडियो क्लिपिंग्स अवेलेबल नहीं है? सर, वीडियो क्लिपिंग्स अवेलेबल है, तो फिर उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं होते? अगर आप कहते हैं कि हम सारे मजहब की अगर आप इज्जत करते हैं, तो ये क्लिपिंग देखने के बाद कोई एक्शन क्यों नहीं होती? बिल्कुल करता हूं और करता रहूंगा इंशाल्लाह, जब तक जिंदा हूं करता रहूंगा। कोर्ट में मसला चल रहा है, कोर्ट में पेशियां चलती हैं, अभी मैं तबसरा करने से क्या फायदा? आप इंतजार कर लीजिए ना थोड़े दिन। अच्छा, ऐसा है कि सब मेरे बाकी साथियों को भी बहुत सारे सवाल है। वो शायद ये सोची समझी रणनीति है कि आपके ऊपर एक भी मुकदमा नहीं है, या मेरे पे मुकदमे है मगर वो वाला नहीं है। वो कंडक्ट के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के कहिए, और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का भी 1-2 केसेस है वायलेशन का, मगर ये हेट स्पीच का जो बात कर रहे हैं, तो अकबरुद्दीन से शायद कम ही होंगे। तो ये क्या आपकी दोनों की ये स्ट्रैटेजी है ऐसी कि आप थोड़ा सा मीठा बोलेंगे, कम भड़काऊ बोलेंगे, और अकबरुद्दीन जो है वो खुल के यहाँ आके मुंबई में, बांद्रा में वो ठाकरे को भी चैलेंज करेगा, या धर्म के ऊपर भी भड़काऊ बोलेंगे? सर, क्या भड़काऊ बोल रहे हैं सर? कौन सा भड़का? अगर कोई बोलेगा कि मेरे अंगना में तुम्हारा क्या काम है, अगर कोई बोलेगा रिजर्वेशन की तुम बात करोगे तो पाकिस्तान जाना पड़ेगा, सर थोड़ा हम भी मुंह में जबान रखते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि हम खामोश बैठ जाएंगे। और जब आप एस्पिरेशन इंडिया की बात करते हैं, सर मेरे भी एस्पिरेशन है, और मैं उस जनरेशन से ताल्लुक रखता हूं जो हमारे बुजुर्ग सब्र करते थे होंगे, खामोश होते थे। हम खामोश नहीं बैठेंगे, हम जमहूरी अंदाज में, डेमोक्रेटिक अंदाज में अपनी लड़ाई लड़ेंगे और डेमोक्रेटिक अंदाज में जवाब भी देंगे। वैसा नहीं है कि नहीं हम खामोश बैठेंगे,
कोई बोलता जाएगा हम खामोश नहीं सर, ये हम जवाब देंगे, आप बोलेंगे उसका जवाब हम देंगे। नहीं, लेकिन संदीप का सवाल ये था नहीं, ऐसी कोई रणनीति नहीं है, ऐसी कोई क्योंकि रणनीति ऐसा है कि नहीं, आप नहीं, देखिए 2 भाई हैं, अलग हो सकते हैं, क्योंकि यकीनन एक बाप की औलाद है, वो मुझसे ज्यादा स्मार्ट है, दाढ़ी नहीं है, मेरे को दाढ़ी है, मैं सर पे टोपी है, मैं शेर, तो वो है, वो इनका इंडिविजुअल, इनकी इंडिविजुअलिटी है, मेरी अगला इंडिविजुअलिटी है, मगर ऐसा कोई कि डेलिबरेटली हम लोग ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं है सर। बात इंडिया की निकली है तो थोड़ी हिस्ट्री में जाएंगे। आपको याद होगा कि आपका ओरिजिन मराठवाड़ा में है, आप नांदेड़ से ताल्लुकात रखते हैं। तो जब देश स्वतंत्रता हुआ, आज़ादी मिली देश को, तो मराठवाड़ा आज़ाद नहीं हुआ था। आपको याद होगा कि वहाँ पे निजाम का सरकार था और वहाँ पे रजाकारों ने बहुत सारे जुल्म किए थे। तो रजाकारों के बारे में आपका क्या सोच है, आपकी क्या ख्याल है? देखिए, मेरा रजाकारों से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं इंडिपेंडेंट इंडिया में पैदा हुआ। जो रजाकार थे वो पाकिस्तान चले गए, इसलिए गए क्योंकि उनको हिंदुस्तान की ज़मीन से मोहब्बत नहीं थी। मेरे बुजुर्गों को हिंदुस्तान की ज़मीन से, इस खाक से मोहब्बत थी। उन्होंने कहा कि हम इस खाक में पैदा हुए और मरने के बाद भी ज़मीन में जाएंगे। रहा सवाल जो रजाकारों ने किया, मैं आपसे कह रहा हूं कि किसी को भी इख्तियार नहीं किसी को जुल्म करने का, मगर जब आप तारीख की बात करेंगे, हिस्ट्री की पीछे जाएंगे, तो आपको मालूम सर कि पंडित सुंदरलाल कमेटी की रिपोर्ट थी, आप उसको एक्सेप्ट करते हैं, जिसमें पंडित सुंदरलाल ने कहा कि 50,000 मुस्लिम्स का मैसेकर हुआ, और पंडित सुंदरलाल ने उस रिपोर्ट में कहा कि दिस इज द फर्स्ट जेनोसाइड और मैसेकर इन इंडिपेंडेंट इंडिया। और उस जमाने में नांदेड़ हो या कोई भी दखन का स्टेट का हिस्सा था, मिलिट्री में था, कोई बाहर का आदमी अंदर नहीं आ सकता था। हम ये पूछ रहे सुंदरलाल रिपोर्ट को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? एक्सेप्ट कर लीजिए। उन्होंने जो किया वो सही किया था। नहीं, सुंदरलाल की रिपोर्ट को एक्सेप्ट करिए, सुंदरलाल की जो फाइंडिंग्स थे उसको एक्सेप्ट करिए, जिसको दिस विल ब्रिंग एन क्लोजर टू दैट ऑब्जेक्शनल इशू। वो जो इशू है खत्म हो जाएगा। पॉलिटिकल प्रश्न है आपसे। जी जरूर सर। महाराष्ट्र में 2 सीटें जीतने के बाद MIM की चर्चा पूरे देश में है। क्या आप पूरे देश में लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? और आपको विधानसभा या लोकसभा जहां भी जितनी भी सीटें आएंगी तो किस खेमे में होंगे? यूपीए के साथ होंगे या एनडीए के साथ? यदि टाई की स्थिति आई तो? आपको एक मैं बता रहा हूं कि गजल है, हंगामा है क्यों बरपा, 2 ही तो जीती है। इतना हंगामा क्यों हो गया भाई? आसमान सर पे गिरा ले रहे, हम 2 ही तो जीते। सर आप क्या ये नहीं समझते कि एक कम्युनिटी है जिसका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन 0 के बराबर हो चुका है, अगर वो लोगों में जाकर, मैं कह रहा हूं कि भाई और कॉन्फिडेंस क्रिएट करो, पार्टिसिपेट करो पॉलिटिक्स में, क्या बुरी बात है इसमें? नहीं, दूसरी बात, अब रहा सवाल कंट्री में जाने का, तो सर जितनी चादर है उतना पैर फैलाना, ये बड़े ग्रैंडियोज अनाउंसमेंट कर देना और बॉयस्टरस क्लेम कर देना कि ये कर देंगे, नहीं सर, मैं थोड़ा रियलिज्म को सामने रखकर, हकीकत को सामने रखकर फैसला करेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, उत्तर प्रदेश हो, यहाँ पर हम तवज्जो ले रहे हैं और आवाम का हमारे को एतमाद मिलेगा और हम मेहनत करेंगे, सही तरीके से काम करेंगे, हमारे काम में इखलास होगा, तो यकीनन अल्लाह भी नवाजेगा और आवाम भी हमको। नहीं, मान लिया मैं कि आपकी पार्टी को प्रचार मिलेगा, सीटें भी आएंगी, लेकिन सवाल सर ये है कि आप मैं कौन से कैंप में जाऊंगा? नहीं, कैंप में नहीं। हाँ। ऐसी स्थिति पैदा हो गई विधानसभा या लोकसभा में कि टाई की स्थिति आ गई, को वोट करना पड़ेगा, तो किसके साथ जाएंगे, एनडीए या यूपीए? सर मुझे एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, ना मुझे होरोस्कोप देखना आता, मुझे नहीं मालूम कल तक भी मैं जिंदा रहूंगा नहीं रहूंगा। मैं तो 1-1 घंटे को देखता हूं, मैं अपने आप को लकी हूं मैं, मगर मुझे नहीं मालूम क्या स्थिति पैदा होगी। जब होगी तो आप मुझे छोड़ेंगे नहीं, मैं जवाब दूंगा इंशाल्लाह। लेकिन अभी सर देखिए, नहीं टाल रहा हूं सर, नहीं सर, अगर मैं आपसे कहूंगा कि क्या कल बम्बई में बर्फ गिरेगी तो आप बोलेंगे? क्या बोलेंगे बारिश होगी? नहीं बोल सकते सर। मौसम सर पॉलिटिक्स एक डायनेमिक सिचुएशन है, यकीनन पॉलिटिक्स में वैक्यूम नहीं रहता, मैं मानता हूं उस बात को, बट सर फ्यूचर में क्या होगा मैं कैसे बताऊंगा? आइडियोलॉजिकली नहीं, उनका ये उसको इस तरह से ले सकते हैं कि आइडियोलॉजिकली आपको एनडीए ज्यादा अपने करीब की लगती है कि यूपीए लगती है? सर अभी फिलवक्त तो मेरी आइडियोलॉजी ये है कि मैं अपने आप को मजबूत करूं, अपने आप को रेलेवेंट करूं, अपनी पार्टी को स्ट्रांग करूं, और यकीनन हम आरएसएस के खिलाफ थे, है और रहेंगे इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि हमारा मानना यह है कि ये आइडियोलॉजी हिंदुस्तान के लिए ठीक नहीं है।
इसलिए कि हिंदुस्तान हमारा वतन है, इसका कोई मजहब नहीं है, ये मुल्क ये मजहब नहीं है। अगर कोई अपने मैं हैरान हो गया। क्यों हैरान है आप? मैं हैरान इसलिए हूँ कि जो पार्टी और जिस पार्टी का सबसे बड़ा लीडर जो एक कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन अपनी पार्टी करता है ऐसा मानता है, वो दूसरा कोई उस तरह की पॉलिटिक्स करता है तो उसको नहीं। ये सर आप बहुत अच्छा सवाल किए। तो मैं आपको सलाम करता हूँ, मेरा जवाब सुन लीजिए। क्या मैं ये कह रहा हूं कि मेरा मजहब ही नेशनलिज्म को फरोग देता है? क्या मैं कह रहा हूं कि अगर आप इस्लाम को ही फॉलो करेंगे तो आप नेशनलिस्ट हैं? क्या नहीं? आप मुझे मैं ये हरगिज नहीं कह रहा हूं, मैं हरगिज ये नहीं कह। दूसरे लोग क्या कहते कि सर सुनिए, जो आरएसएस कहती है कि जो हमारी आइडियोलॉजी हमारे मजहब को मानेंगे वही नेशनलिस्ट हैं। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, हिंदुत्व इज नेशनलिटी। ये तो आपका मतलब हिंदुत्व का मतलब हिंदुइज्म है या आरएसएस की आइडियोलॉजी है या सावरकर का हिंदुत्व है? कौन सा हिंदुत्व आपका बताइए। खांडेकर साहब, मैं आज आपसे सीखने के लिए तैयार हूं। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने सर सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुत्व के जजमेंट में ये कहा। आपका क्या कहना है इसके बारे में? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट गलत है। इसलिए ही साबिका चीफ जस्टिस ने कहा कि इस जजमेंट को रिव्यू करना चाहिए, बेंच बनाना चाहिए। ये मेरे अल्फाज नहीं है, आप चेक कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिस जजमेंट नीड्स टू बी रिव्यूड एंड अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को कायम किया गया। हम उम्मीद करते हैं कि जब ये एक बेंच बनेगा नया, वो जजमेंट बदलेगा जरूर। मैं ये कह रहा, जस्टिस वर्मा के जजमेंट से हमको इख्तलाफ है। मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपकी पूरी पार्टी आप मुस्लिम कौम को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है कि मुस्लिम की बात कर रहा हूं मैं? कौन कह रहा है? आपने अभी कहा। हाँ, कह रहे हैं तो खाली मुसलमान कह रहा हूं क्या? मैं आपसे शुरू में कहा था कि 24 सीटों में 5 नॉन मुस्लिम थे। आपको सर सुनिए, आपको किसका भला करना है ये मुझे बताइए। देश का भला करना है। आपको मुसलमानों का सिर्फ देश का भला होगा तो मुसलमानों का भला होगा, मुल्क मजबूत होगा तो मुसलमानों का भला होगा। हिंदुस्तान एक सबसे ताकतवर एक एयरक्राफ्ट है और अगर उसमें पूरे पैसेंजर बैठेंगे हर तबके के, तभी तो ये एयरक्राफ्ट उड़ेगा और ऊंचाइयों पे जाएगा। अगर एक तबके के लोग कमजोर हैं, सर 14% अगर आबादी है जिनमें लिटरेसी रेट 59% है, यकीनन कम्युनिटी का भी इसको उसमें देखना चाहिए। मगर जो रूलर्स रहे हैं, अगर आप उनको सिस्टमैटिकली डिस्क्रिमिनेट करते रहेंगे और आप उनको कमजोर करते रहेंगे। पिछले लोकसभा में 29 एमपी थे मुसलमानों के, अब 23 पे आ गए। सर मैं जिम्मेदार हूं क्या? यही तो चीज, यही जब हम बातें बयान करते हैं, समाज को गालियां दे के ये हिंदू समाज को नहीं, हम हिंदुत्व को के खिलाफ है, हिंदू के खिलाफ नहीं है। हम हमारे हिंदू भाइयों के खिलाफ नहीं है, हम हिंदुत्व के खिलाफ हैं। और मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूं, जब तक जिस्म में इतनी सांस रहेगी मैं हिंदुत्व के खिलाफ बोलते रहूंगा। ओवैसी जी, आपने अभी कहा कि आप एक प्राउड इंडियन मुस्लिम हैं जी, तो क्या अजदुद्दीन ओवैसी जी को दूसरा जिना बनने की चाह है? अगर दूसरा जिना बनना होता तो हम लोग पाकिस्तान चले जाते। हम उनकी थियोरी को रिजेक्ट किए। आप क्यों नहीं मुझे कोई और आदमी से मिलाते? वाई जिना? हुज जिना? मेरे जिना कौन है? मेरे बाप दादा जिना को रिजेक्ट किए, हम जिना को मानते ही नहीं है। क्यों जिना की बात करते आप? अगर मैं मेरे पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात कर रहा हूं, वीकर सेक्शंस की, जिसमें मुसलमान भी हैं, दलित भी हैं, क्यों जिना नजर आता आपको? मैं आपको कह रहा हूं कि माइंडसेट बदलिए आप। ये जिना की बात हम नहीं कर रहे, हम जिना को भूल चुके हैं। मैंने तो जाकर जिना की खबर पर उसकी तारीफ नहीं की थी जो अडवाणी ने की थी, उसको क्या बोलेंगे आप? मैंने तो नहीं कहा, मैंने कहा जिना की 2 नेशन थियरी के हम खिलाफ थे और हैं। हमारा मुस्तकबिल तो ये हमारा है, हर चीज हमारे लिए, ये वतन अजीज हमारे लिए है। आप एक बार कहते हैं कि हमको सबका भला करना है, हम हिंदुओं के खिलाफ नहीं है, और आपके भाई पूरी स्पीच में पब्लिक के सामने ऐसा कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटाइए, देखिए क्या होता है। आपको क्या करना क्या है? 15 मिनट पुलिस। इंटरव्यू का टाइम कम है, अकबर पे बुलाना है तो फिर कब तक मैं स्पोक्स पर्सन बना रहूंगा? मैं आपसे कह रहा हूं कि वो कोर्ट में है, कोर्ट इंशाअल्लाह ताला इंसाफ करेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब वरुण गांधी को इंसाफ मिला
आपको ऐसा नहीं लगता कि अकबरुद्दीन ओवैसी अपॉलॉजी को- करनी चाहिए हाँ? हिंदू देव देवताओं के लिए बोलने के लिए या फिर किसी पुलिस भी- के बारे में बोलने के किसी लिए भी- आपको पब्लिक में जाके किसी भी- अपॉलॉजी करनी चाहिए, सुनिए, क्योंकि हिंदू किसी- जो लोग हैं उनकी भी भावनाएं उससे बिल्कुल सबकी भावनाएं हैं, इसमें सिर्फ एक मजहब की भावनाएं नहीं है, सबकी भावनाएं हैं। इसीलिए गुड फ्राइडे के दिन प्राइम मिनिस्टर को मीटिंग करना नहीं चाहिए था। इसीलिए केरला के एक सुप्रीम कोर्ट के जज ने प्राइम मिनिस्टर से कहा कि गुड फ्राइडे हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसीलिए क्रिश्चियन लोगों ने कहा कि 26 दिसंबर में जब जीसस क्राइस्ट क्रिसमस मनाते उस दिन आप गवर्नेंस डे मत बनाइए। आपको हम जब आपके बारे में बोलते तो आप दूसरे की तरफ मैं नहीं बोलूँ आपको, सर आप अपॉलॉजी इतना- करना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे? आप एक बात याद रखिए, आप बोलेंगे मैं जवाब दूंगा। एक बात याद रख लीजिए, आप जो सवाल करेंगे मैं उसका जवाब दूंगा। तो वो गलत था या नहीं था? मैं जो अकबरुद्दीन ओवैसी ने बोला वो गलत था या नहीं सर, था? मैं गलत सही की बात नहीं कर रहा हूँ। आज आप बहुत अच्छे प्रोसिक्यूटर बन सकते हैं, उज्जवल निकम से बेहतरीन बन सकते हैं, आप आ जाइए कोर्ट में, आप प्लीज आके आर्ग्यू करिए, मैं आई वेलकम इट, आई टेल माय डिफेंस काउंसिल। आप बैरिस्टर है, हमको पता है आप अच्छे एडवोकेट अरे है, नहीं हूँ आप सर, घटना अच्छी तरह से जानते हैं। लॉयर हूँ मैं, अगर होता तो आप कोर्ट में घटना रहता, यहाँ पे आ गया मैं घटना सट्टा में। और लॉ अच्छी तरह से जानते हैं। हम सिर्फ आप पॉलिटिशियन भी है, तो मैं इसलिए ये पूछ रहा हूँ कि देश के लोगों को जानना है कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने जो कहा वो गलत कहा या सही कहा। गलत ये और इसको सही का फैसला मेरे भाई वो कोर्ट करेगा इंशाल्लाह। आप मेरा सोच कोई माने नहीं रखता, मेरा सोच कोई माने रखता। जब ये कंट्रोवर्सी चल रही थी सर आपकी सोच मायने नहीं, रखती है। देखिए- एक सेकंड मुझे दीजिए, एक सेकंड मुझे। आपकी सोच मायने रखती है क्योंकि आप जब यहाँ पे जो बोल रहे हैं वो पूरा महाराष्ट्र देख रहा है, ये नेशनल टेलीविजन पे जा रहा है, आप उसको गलत कहते हैं तो कुछ तो लोग होंगे मुस्लिम है ऐसा आपने कहा है, तो एक इंडियन मुस्लिम को, राष्ट्रीय मुसलमान को क्या लगता है एक कि वो काम- सही था या गलत था? एक एग्रीमेंट कर लेते हैं, अकबरुद्दीन ओवैसी पूरे क्वेश्चन पूछ लीजिए आप लोग, जितने पूछना है, फिर मैं जवाब देता हूँ। नहीं आप ये तो जवाब नहीं हो सकता है। नहीं, आप पूछ लीजिए। ओवैसी साहब एक सेकंड सर, अगर आप इसको सुबह 9 बजे तक चलाएंगे मैं बैठूंगा। ओवैसी साहब मैं जाने वाला नहीं हूँ, मुझे कुर्सी पसंद आ गई है। सवाल जाने आप का पूछते है रहिए। और हमको आप भी पसंद आ गए, मुझे हमको आप पूछते रहिए। हमको आपके जवाब भी पसंद आ रहे हैं। मुझे अच्छा, जवाब दूं? हाँ जवाब दीजिए, ये सर- गलत था या सही था? सर आप तो AK-47 तरह मार रहे हैं। नहीं सवाल। सर, नहीं जरा सर। सुन तो लीजिए। सवाल पूछ लीजिए, सवाल पूछ रहे हैं छोटी सी छोड़ा जवाब तो सुन लीजिए। मैं किसी के मजहब के खिलाफ नहीं हूं, ये जो मामला है कोर्ट में है और कोर्ट फैसला करेगा। हैव सम पेशेंस, इंतजार करिए। तो आज अच्छा तीसरी बात मुझे बोल लीजिए, जब वो 2012 में सिलसिला चला, सर कोई टीवी चैनल मुझे बुलाया नहीं, मैं तैयार बैठा हुआ था कि अरे भैया कोई तो बुला लो मुझे, कोई नहीं बुलाया। आप बुलाए सर, पूछ लीजिए, कोई नहीं बुलाया। सब अरे गैरों को बुलाकर माइक टाइसन का बॉक्सिंग मैच चला दिए 9 से 11। अभी अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है सर, आपको अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है, तो आप बताइए कि वो सही था या गलत था? देश की जनता सुनना चाहती है वो सही था या गलत देश था? की जनता से ही कह रहा हूं कि अगर मुझे उस वक्त बुला लेते आप, अब जब वो 2 महीने जेल में रह के आए, बेल पे निकल के आए, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इस टाइम पर ये सही नहीं है कि मैं उस पर कमेंट करूं। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, हम तमाम के लिए, आपको कोर्ट में कॉन्फिडेंस है ना? है ही नहीं है आपको कोर्ट में? आपको तो आपको कोर्ट में कॉन्फिडेंस है, आपको क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस है। अगर कोर्ट पे कॉन्फिडेंस है तो ठहर जाइए। हमें कोर्ट पे कॉन्फिडेंस आपको नहीं, ठीक है, वो जो है वो सही था या गलत था वो कोर्ट करेगा, आ जाएगा। मैं इंतजार कर रहा हूं। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि लेकिन वो 15 मिनट में करना क्या चाहते थे? आपको तो बताया होगा। सर मैं पूछ के बताता हूँ, मैं पूछ के बताता हूँ। ही कठिनाइयां हो रही है जवाब देने में। नहीं, आप गलत कह रहे हैं। यकीन मानिए मैं सवालात सुनने में और जवाब देने में माहिर हूँ। तो क्यों नहीं दे रहे आप सवाल करते सर, अगर आप एक्सटेंड कर लीजिए एक और घंटा आप जवाब दीजिए, हम एक्सटेंड करेंगे। आप जवाब नहीं दे रहे। मैं तो पानी भी नहीं पीऊंगा, चाय भी नहीं पीऊंगा, करते हैं। लेकिन बड़े भाई के नाते मैं आप जो चाह रहे हो जवाब नहीं दूंगा। नहीं, आपका मन में जो है वो ये तो बात नहीं है कि आप जो चाह रहे हैं, आप अंदर से जो चाह रहे हैं कि ब्रेकिंग न्यूज। हम अंदर से कुछ भी नहीं चाह रहे। आपके दिल में क्या है? ब्रेकिंग न्यूज नहीं देंगे तो बताइए।
बड़े भाई के नाते आपके लिए बोलूंगा। एज ए इंडियन आपको इंडियन मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे हिंदुस्तान के दस्तूर, हिंदुस्तान की अदलिया पर अटूट भरोसा है, वो उस पर फैसला करे। मोदी कुछ बोलते हैं तो आप उसके बारे में रिप्लाई करते हो, और कोई कुछ बोलता है तो आप उसके बारे में रिप्लाई करते हो। तो आप आपका भाई कुछ बोलता है तो आप फिर रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे? रुक जा मेरे भाई, सुन लो मेरी बात। मुंबई हाई कोर्ट में अमित शाह का जजमेंट आया, ट्रायल कोर्ट में। आप पूछते क्यों नहीं मोदी गवर्नमेंट से कि भैया अपील क्यों नहीं कर रहे? आप पूछते क्यों नहीं? सुनिए, मैं पार्लियामेंट में उठाया, अपील क्यों नहीं करते अमित शाह के जजमेंट के ऊपर? आप ये क्यों नहीं पूछते कि इशरत जहां की फाइल आज भी क्यों नहीं अप्रूव करते उसको? सर ये भी तो क्वेश्चन है। उन्होंने नहीं किया इसलिए आप भी नहीं करेंगे। आपको देखिए सर, आप जो चाह रहे हैं, आपको सवाल करने का पूरा इख्तियार है, मुझे जवाब देने का इख्तियार है। मैं आपके जो चाह रहे जवाब नहीं दूंगा, आप पूरी कोशिश कर लीजिए, मैं भी उसको ही जवाब दूंगा। ठीक है, बहुत सारे सवाल है और मुझे ऐसा लगता है कि आप एक बार और सवाल करिए, आई एम रेडी। एक बार बड़े भाई के नाते आप उन्हें बोल दीजिए कि भाई थोड़े ठंडे दिमाग से बात कर लिया करो तो सारे सवाल मिल जाएंगे। मैं इस प्रोग्राम के जरिए उन तक बात पहुंचा रहा हूं कि भैया ठंडा हो एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक घेऊयात, बघत रहा माझा सत्ता। ब्रेक नंतर माझा कट्ट्यावरती आपल्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत। एमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी आज आपल्या कट्ट्यावरती आहेत, त्यांच्यासाठीचा पुढचा प्रश्न घेऊया। ओवैसी जी, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आप हिंदू के विरोध में नहीं है, हिंदुत्व के विरोध में, लेकिन आपके पार्टी के बारे में जो लोगों में ऐसी भावना है कि ये मुसलमानों के लिए काम करते हैं, मुसलमानों के लिए काम करते हैं, हिंदू विरोध इतना ही इस पार्टी का एजेंडा है। तो आप बाकी जो लोग हैं, बैकवर्ड क्लासेस है, जिनके लिए आप काम करते हैं, ऐसा बोल रहे हैं, उनको कन्विंस नहीं कर पाए अभी तक कि आप उनके लिए भी काम करते हैं? आपकी बात सही है, कन्विंस करना है और ये एक वर्क इन प्रोग्रेस है। यकीनन ये मेरे लिए एक चैलेंज है और मैं इंशाल्लाह ताला ज़रूर इसमें कामयाब होऊंगा। अब हो सकता है कि मेरी ज़िंदगी में ना हो, मगर मैं आपसे अपने दिल की बात शेयर कर रहा हूँ और मेरी सोच आपसे शेयर कर रहा हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ, और उसके लिए जाहिर है कि मेरे एक्शंस मेरे अल्फाज से ज़्यादा बोलने चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं। लेकिन ये जो पार्टी पे अभी लेबल है, ये हिंदू विरोधी पार्टी नहीं हम ये मतलब ये लेबल कैसे निकालेंगे? यही उनका एजेंडा ऐसा मानते हैं? देखिए, हिंदू विरोधी पार्टी नहीं है। कभी हैदराबाद को आप तशरीफ लाइए, पिछले बार जब हमारा मेयर था हैदराबाद में, सबसे ज्यादा दलित कॉर्पोरेटर्स मेरे पास थे, बीसी कॉर्पोरेटर्स मेरे पास थे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मगर ये जो एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, उसको डिस्पेल करने की जरूरत है, मैं इसको मानता हूँ। सर आप 12 साल तक यूपीए के साथ रहे। सर मैडम को बोल लीजिए, फर्स्ट लेडी। क्या आपको ये पता है सिर्फ मुस्लिम वोटों के जरिए आप जीत कर आ नहीं सकते, इसलिए एज अ वोट बैंक आप दलितों के हक की बात कर रहे हैं? नहीं, और आपके पास क्या एजेंडा है, कॉन्क्रीट एजेंडा दलितों के लिए? पार्लियामेंट की अगर आप मेरी लास्ट स्पीच सुनेंगे पूरा, अगर आपका टाइम होगा तो आप किसी रिसर्च पे लगाइए, किसने बात की कि 13,000 करोड़ रुपये दलित सब प्लान, एससी प्लान में कट कर दिए गए। देख लीजिए पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड में कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में 716 करोड़ रुपये नहीं दिए गए। किसने कहा कि दलितों के 300 करोड़ रुपये पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के नहीं दिए गए? आप देख लीजिए, ये मैं उठाया हूँ। आप बोलते कि पॉलिटिकल नहीं, पॉलिटिकल से ज्यादा मैं चाह रहा हूँ कि सोशल लेवल पे एक अंडरस्टैंडिंग पैदा हो। पॉलिटिक्स इलेक्शंस आएंगे जाएंगे, मगर जो वीकर सेक्शंस हैं, जो बेजुबान हैं, उनको समझने की और साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। जोखेड़ा में वाकया हुआ, आप लोग कवर किए उसको, कौन गया था सर? मैं जाके 2.5 घंटा उस माँ के पास बैठा रहा, वो मराठी में बोलते रही, रोते रही, और उसकी बातें समझ में नहीं आई, मगर उसके गम को मैं समझ रहा था। मैं गया उधर, मेरा कौन सा इलेक्शन लड़ने का मकसद था? मेरा कोई इलेक्शन लड़ने का मकसद नहीं है, मगर मैं ये चाह रहा हूँ कि हमको मिलकर काम करना है। और हो सकता है कि इलेक्शन में कामयाबी ना मिले मुझे, मगर इसका यह मतलब नहीं है कि मैं खाली पॉलिटिकल लेवल के तक इसको सोचता हूँ कि इलेक्टोरल विक्ट्री मिले तो मैं करूंगा, नहीं करूंगा, मैं करते रहूंगा जिंदगी भर, और आगे देखते ही मेरे मुकद्दर में होगा, कामयाबी होगी तो होगी। क्या आप महाराष्ट्र के दलित लीडरों को ऑप्शन खड़ा करना चाहते हैं आपके जरिए? बिल्कुल, क्यों नहीं खड़ा करेंगे। गंगाधर गड़े साहब
पिछले असेंबली इलेक्शन में हमने उनको सपोर्ट किया, वो अभी शिवसेना में चले गए। मगर दूसरे लोग हैं, हमारा मुकुंद सुनाने हैं, उसको हम लोग पूरा साथ लेके काम कर रहे हैं। सोलापुर में हमारे ओबीसी के भाई हैं, वो उनके साथ काम कर रहे हैं। तो यकीनन मैं आपके, हमारे अभी जो बहन ने पूछा, हमको और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, और ज़्यादा कन्विंस करने की ज़रूरत है, और हम कोशिश करके कामयाब होंगे उसमें। सुजन साहब, आप बहुत क्रेडिट है, आपके पास स्टैटिस्टिक्स भी रहेगा। ये महाराष्ट्र का कुछ